हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि 2 दिन में ही आपने इतना रजिस्टर कर दिया इस कोर्स को। इतने लोगों ने, इतने विद्यार्थियों ने। जैसा मैंने बताया, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपका फर्स्ट चांस में, पहली बार में 2025 में प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराना सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जीएस पेपर में, करंट अफेयर्स, एसए में अच्छे मार्क्स, कंफर्टेबल, ताकि आपका रैंक आ जाए। अतः मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह की आप सपोर्ट बनाए रखें। इससे मुझे जो है इंस्पिरेशन मिलती है। रोजाना मेरे लिए नया सवेरा है। रोजाना मैं आपकी सेवा करूं न्यूज़पेपर के माध्यम से। नो प्लीज टेक ए मिनट टू लाइक द वीडियो एंड लीव ए कमेंट इफ यू अप्रिशिएट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। इट कीप्स अस मोटिवेटेड। ये आपके कमेंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। हम इससे और इंप्रूवमेंट लाते हैं, खुश होते हैं, लगता है कि हम कुछ जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एज में, इतने एक्सपीरियंस के साथ। अब आप 2023 का यदि सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन का पेपर देखेंगे तो आपको क्या पता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि न्यूज़पेपर से पूछे गए हैं, स्टैटिक भी। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे केयर इकोनॉमी का था, वो डेटा पॉइंट में था। अब ये क्वेश्चन है, पेपर 1 में आया है 2023 में। आपको बड़ा मुश्किल लग गया, सभी ने कहा भी बड़ा मुश्किल है, कहां से पूछ लिया। हाउ फ्यार्ड कैसे बनते हैं, हाउ आर फ्यार्ड फॉर्म्ड, व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था कि मैं बता नहीं सकता। और 2023-24 में जो मैंने बच्चों को पढ़ाया ना, इस तरह के मैंने जब ज्यादा नहीं तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन दिए मेन के लिए, जो एकदम से आएंगे। तब मैं बताऊंगा इस न्यूज में से ये क्वेश्चन था। अब ये न्यूज जो है, क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, पहले तो ये देखिए। दीज फेयर्स वर डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर्स सेवरल टाइम्स। 2022 और 2023 में कई बार जो है डिस्कस हुए। आपको नहीं पता, क्योंकि बच्चे न्यूज़पेपर ना पढ़ के ना मैगजीन की तरफ भागते हैं। ये मैगजीन में नहीं आती चीजें। जैसे मैं स्पॉटलाइट आता हूँ, साइंस पेज लाता हूँ, उसमें ये सारे होते हैं, हर कंसेप्ट होती है। ऐसे मैंने हजारों कंसेप्ट दिए 2023-24 में। और 2025 में भी मैं हजारों कंसेप्ट लेके आऊंगा, नई नई, जो आपने सुनी नहीं, लेकिन यूपीएससी के पेपर सेटर के पास है। अब ये था, नॉर्वे जो है इसके लिए माना जाता है, fjords के लिए। नॉर्वे, ये एक जो है स्ट्रिप होती है पानी की, दोनों तरफ रॉक्स होती है, यू शेप जैसे ना, यू शेप से बनती है, बीच में पानी निकलता है ऐसे। तो ये नॉर्वे में जो है बड़ी प्रसिद्ध है, आता रहता है न्यूज़पेपर में ऐसी। 10 नंबर दिला जाए, 10 में से 7, 7.5 आ जाएंगे। इस तरह से करोगे मेरे साथ तो पूरे साल में आपको इतनी कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि यूपीएससी ने कंसेप्ट पूछनी है ऐसी, जो ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, एनवायरमेंट की, एग्रीकल्चर, कोई भी सब्जेक्ट की हो, कंसेप्ट आएंगी। साइंस की जो न्यूज़पेपर में आती है। तो ये न्यूज आई थी, इसलिए मैं दिखाना चाहता था कि ये क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, आपके सिलेबस में था, न्यूज़पेपर में था। अब ये पिक्चर भी आई थी, जैसे मैं स्पॉटलाइट लाता हूँ ना, स्पॉटलाइट आपको ऐसी पिक्चर स्पॉटलाइट में लाता हूँ, उसमें ये कंसेप्ट आती रहती है। मैं हर जो है वीक में 3-4 स्पॉटलाइट के प्रीलिम्स के क्वेश्चन, 1-2 जरूर पढ़ाता हूँ। 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं वीक में। फिर साइंस पेज में हर वीक में मैं कम से कम जो है 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही देता हूँ आपको, जो कि यूपीएससी एक्सपेक्ट करते हो आपसे, उनके आंसर्स। Now, don't underestimate the importance of newspapers in UPSC. डे बिफोर यस्टरडे मेरी ये जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रेवेन्यू के, रिटायर हुए, उन्होंने मेरे इस कोर्स को जो है डिटेल में देखा। ही टोल्ड मी दैट यू आर सेविंग 2 आवर्स पर डे। यदि बच्चे 1 घंटा भी दे देंगे तो उनका जो है प्रीलिम्स मेंस में रैंक आ जाएगा। He was so happy and he told me that this type of material is not available in India. ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं खुद नोट्स बनाते हैं, जो बड़े इंटेलिजेंट है ऐसे मेरी तरह से, लेकिन वो कोई कोई बच्चा है, ज्यादातर बच्चे जो है स्टैटिक जो है मैगजीन में आता है उस पर डिपेंड करते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या किया है,
न्यूज़पेपर में से 4 स्टेटमेंट लेता है वो। हो सकता है आपको जो है मैगजीन में 1 स्टेटमेंट मिले। यहाँ पे मैं कोशिश ये करता हूँ, चाहे वो स्पॉटलाइट है, साइंस पेज है, एक एक आर्टिकल के मैं कई बार 10-10, 15-15 स्टेटमेंट निकालता हूँ, जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन है समझ लीजिए। तो डिफरेंट जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, बल्कि कल जो है रात को मेरी वाइस चांसलर, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात हो रही थी, वो मेरे कुलीग थे। उन्होंने जो है कल वीडियो देखी मेरी, ही वॉज सो हैप्पी। कहता डॉक्टर गोयल आप ये एजुकेट कर रहे हैं, इतना इतना जो है अलर्ट कर रहे हैं बच्चों को, इतना मटेरियल दे रहे हैं। उन्होंने एक एक लाइन पूछी, इसका क्या मतलब है। तब उन्होंने बताया न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स मीन्स न्यूज़पेपर। कहता जब हम पेपर बनाएंगे, कभी भी बनाते हैं, क्योंकि वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के ये आपके पेपर बनाते हैं, ये आपके बोर्ड में बैठते हैं पर्सनल टेस्ट के, वो सारे यही कहते हैं एक लाइन, चाहे आप कोई इंटरव्यू के बोर्ड में बैठा उससे पूछिए, चाहे चेयरमैन कोई रिटायर्ड है उनसे पूछिए, करंट अफेयर्स का मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग, क्रिटिकली एनालिसिस, जो मैं रोजाना करता हूं। आप देख रहे हैं हर वीडियो में आपको नई नई चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं आती। अब ये करंट अफेयर्स में आज मैंने क्या जो है हमने डिलीवर किया, हमारी टीम ने क्या डिलीवर किया देखिए। और ये जो डिलीवर किया है वो सारा मैंने जो है टेलीग्राम पे डाला है, कम्युनिटी पे डाला है। आप एक बार देखिए उसको सारा डिटेल में, कि एक एक क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है इसमें 10 क्वेश्चन मीन 40 स्टेटमेंट्स। 40 स्टेटमेंट्स अपने आप में 40 क्वेश्चन है न्यूज़पेपर से, एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से 4 घंटे का एनालिसिस करके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का रोजाना 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और मेंस के लिए, देन की पॉइंटर्स फॉर वन मेन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के की पॉइंटर दिए भी आपने कैसे नोट्स बनाने। यही एक तरीका है फर्स्ट रैंक लाने का, और कोई तरीका नहीं है दुनिया में। अब 5 मई का देखिए, 14 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्लस मेन, की पॉइंटर फॉर वन मेन क्वेश्चन। और कल मैंने जो है 25 क्वेश्चन दिए, क्योंकि इतना मटेरियल था न्यूज़पेपर में। किसी दिन 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी दिन 10 क्वेश्चन आते हैं, और हर सब्जेक्ट के रोजाना क्वेश्चन आते हैं, ना केवल एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी के, वर्ल्ड लोकेशंस के, कॉन्सेप्ट्स, साइंस, एवरीथिंग यू विल फाइंड, वट एवर यू विल फाइंड इन द एग्जाम, जो आपको 16 जून 2024 में मिलेगा, 25 मई 2025 में, वो सारा का सारा मैं कवर करता हूं और करूंगा, ताकि आपको सीधे जाके हिट करे क्वेश्चन और कंफर्टेबली। मैं ये नहीं कहता कि हमने प्रीलिम्स में टॉप करना है, मेन में करना है टॉप, तो प्रीलिम्स में आपके 25-30 नंबर ज्यादा आ जाए क्वालिफाइंग मार्क्स से, दैट्स ऑल। मान लिया 75 यदि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 100-110 आ जाए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अब हम शुरू करते हैं आज के हिंदू में, ये ओपिनियन पेज पे है। आप सभी ने सुना है एमआरआई, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने एमआरआई के बारे में नहीं सुना हो, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। आज इस आर्टिकल में इन्होंने पूरा क्वेश्चन दे दिया 10 नंबर का आपको, कि 10 नंबर में आपने इस पेपर में इसमें से क्या लिखना है। MRI is used to obtain images of soft tissues within the body. Soft tissue is any tissue that has not become harder through calcification. उसमें क्या है आपका, यूज टू इमेज ब्रेन, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, स्पाइनल कोड, ज्वाइंट्स, वेरियस मसल्स, लीवर, आर्टरीज एक्सेट्रा। पूछ लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें इमेजिंग। फिर कौन कौन सी डिजीज के लिए इन्होंने बताया, न्यूरोलॉजी कंडीशंस जिसमें है, जैसे अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, इस तरह के जो है डिजीज में इज वेरी यूजफुल। और इसके नोबेल प्राइज मिला 2003 में एमआरआई के लिए। अब इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, आपने न्यूज़पेपर से लिखने हैं आंसर्स, फिर आप मार्क्स देखिए। अब आपके मार्क्स जो है क्या है, 90, 100 से ऊपर नहीं जाते जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में, ज्यादातर बच्चों को, टॉपर्स के भी। अब आपने ये मान लिया भी इतने, इससे ज्यादा एग्जामिनर देता नहीं। मैंने बहुत सारे वाइस चांसलर से बात की, बहुत सारे सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर्स, वो देना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के एग्जामिनर जो पहले रहे हैं, जो रिटायर हो गए मेरे साथ, उन्होंने बताया हम देना चाहते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिविटी से जो एग्जामिनर को चाहिए वो आप लिखते नहीं है। बिकॉज करंट अफेयर्स यू आर नॉट राइटिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, दैट इज वाई
you are not getting 125 plus in your GS main examinations. अब ये क्वेश्चन भी इसी में से निकाला मैंने, न्यूज में से, MRI का, और आंसर भी इसी में है। उसके आप नोट्स बना लो, जैसे भी बने। ये ना सोचो बड़े एक्सेलेंट बनेंगे जब भी शुरू करूंगा, नहीं, आज से ही शुरू कर दो मेरे साथ। एक साल में आपका जो है, आप देखना कि आपके कैरियर में जो है एकदम सी चेंज नजर आएगा। एक साल के बाद जब आप प्रीलिम्स दोगे 2025 का, आपको ऐसा नजर आएगा कि मैं जो है आई एम ए डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनाया मैंने, इसी में से निकाला। डिस्कस द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड MRI एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मॉडर्न मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, इवैल्यूएट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ MRI। MRI चाहे डायग्नोस्टिक है या हेल्थ से है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। डिजीज 20-25 डिजीज है इंपॉर्टेंट, TB, लेप्रोसी, सिकल सेल, बहुत सारी डिजीज है, हेपेटाइटिस ऐसे, या आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देयर सो मेनी क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट। अब ये साइंस पेज पे इस तरह का आता है, ऐसे आ जाएगा आपका 2 नंबर का। आप कहेंगे ये कहां से आ गया? ये आपको पिक दिखाई गई है इंडोनेशिया की, सुमात्रा के, जावा सुमात्रा, वहां टापू है, आइलैंड्स है, वहां के इसका राकू नाम रखा है इन्होंने, ओरंगुटैन। ओरंगुटैन इसका क्यों आया कि ये प्लांट को यूज करता है अपने वुंड को, चीक पे इसने वुंड को ट्रीट किया है एक मेडिसिनल प्लांट को यूज करके। दैट इज ए वेरी गुड इन्वेंशन फॉर अस, फॉर द वर्ल्ड। इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है, तो हम जो है ये इंसान में भी टेस्ट किए जा सकते हैं वो सेम मेडिसिनल प्लांट, बिकॉज 97% DNA जो है ना हमारा मिलता है इसके साथ, ऐप के साथ, ओरंगुटैन के साथ। कितनी ये इंफॉर्मेशन यूपीएससी के पास है। डोंट थिंक ये यूपीएससी नहीं निकालेगा, उनके पास ऑलरेडी है क्वेश्चन बैंक में ये, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए IUCN रेड लिस्ट में। कैन यू फाइंड सच इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन लेवल? ये आप 2 महीने में इतने ट्रेंड हो जाओगे मेरे साथ, जिस तरह से आपने 2 दिन में फेथ दिखाया है, ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, मुझे इससे इतनी इंकरेजमेंट मिली है। रोजाना मेरे लिए और आपके लिए एक सवेरा होगा। हम मिलके काम करेंगे पार्टनरशिप में, और ऐसा काम करेंगे कि सक्सेस हमारे कदमों में आए 1 साल बाद। ये नहीं है 3-3 4-4 बार प्रीलिम देते रहेंगे। अब ये टेस्ट एंड कंटेस्ट में रोजाना 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, आपको पता ही नहीं, मैं बताऊंगा, और मैं उसका आंसर भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा बना के। हम मिलके करेंगे। यही चीज चाहिए यूपीएससी को, जिससे आप दूर भागते हैं। व्हाट इज कार्बन फार्मिंग? ये तमिलनाडु के से एक आर्टिकल आया है, व्हाट इज कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग ये मान के चलिए क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, क्लाइमेट प्रेसिजन फार्मिंग, कुछ भी कह सकते हैं आपको इसको। वो कार्बन फार्मिंग है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करे, ग्रीन हाउस गैस जो है ना निकले, मिनिमाइज करे, एमिशंस कम से कम करे। वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स की है, चाहे पोल्ट्री में है, लाइफ स्टॉक में है, वो सारी इन होलिस्टिक, उसको कहते हैं कार्बन फार्मिंग। तो कार्बन फार्मिंग में सबसे पहले तो यही देखिए आप, रोजाना कार्बन फार्मिंग, और जितने हमारे प्लांट्स हैं, जितने वृक्ष हैं, वो सारे कार्बन फार्मिंग है। वो कार्बन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं वो भी कार्बन का। तो फार्मिंग की डेफिनेशन ही बता दी इन्होंने। फार्मिंग क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, रेजिंग क्रॉप्स एंड और लाइफ स्टॉक फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल एंड द रिसोर्सेज, ये देते हैं हम एग्रीकल्चर। तो मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज बाय एनहांसिंग कार्बन स्टोरेज इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज कार्बन फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। मैं जो है एग्रीकल्चर की सीरीज में बहुत सारे आर्टिकल रोजाना लेके आ रहा हूँ, कार्बन फार्मिंग पे, क्लाइमेट रेजिलिएंट पे, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकेंगे, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैंने बहुत सारी बताई, डायरेक्ट सीडेड राइस। यदि हम ट्रांसप्लांटेड राइस की जगह डायरेक्ट सीडेड राइस लगाएंगे तो हमारी मीथेन गैस की एमिशन कम होगी। ऐसा हम फीड खिलाएंगे सेलुलोज से लाइफ स्टॉक को,
ऐसी रिसर्च करेंगे जैसे हमारे एनडीआरआई करनाल में रिसर्च होती है, ऐसा उनको फीड दें जिससे उनकी मीथेन कम निकले ह्यूमन में से, ऐसी रिसर्च है। तो इसमें बहुत सारी कंसेप्ट आई है जो मैंने ली है। मैं रोजाना लेता हूँ एग्रीकल्चर की जो कंसेप्ट आपके यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में, ये डायग्राम जरूर देखना है कैसे जो है कार्बन की स्पेसिफिक हो रही है। और जैसे फर्टिलाइजर है वो N2O वोलेटाइजेशन होती है, नाइट्रोजन की लीचिंग होती है नाइट्रेट की, वो हमारे अंडरग्राउंड पानी में जाते हैं। कार्बन जो है, एक चीज देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन हमारी 0.2 से कम है, 0.2% से कम है हमारी सॉइल में, हरियाणा पंजाब नॉर्दर्न इंडिया में, विच इज वेरी लेस। और 0.6 मिनिमम होनी चाहिए। यदि हम 0.1 भी बढ़ा लेते ना, 0.2 से 0.3 कर दें, हमारी फूड सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। इतनी हमारी पैडी और व्हीट, इतनी ग्रेन्स मिलेट्स इतने पैदा हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। ऑर्गेनिक कार्बन यदि हम जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके सॉइल में कार्बन भेज दें, दैट इज वेरी यूजफुल, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स। कार्बन चाहिए क्रॉप्स को, तो वो आए हो गई सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं ट्रीज, शर्ब्स, ग्रासेस भी करती है, ओशंस करते हैं। मतलब ये सारे आपको ये आते रहते हैं आर्टिकल। जब हमारे ये आर्टिकल अभी 1 साल के हो जाएंगे ना, तो आपका इतना एनरिचमेंट हो जाएगी, आप अपने आप लिख लोगे। 10 नंबर में से आपके 6.5 7 हर क्वेश्चन में आएंगे। अब ये इसी में दिया हुआ है। वैसे तो इस तरह के मैंने सारी कंसेप्ट ले आया मैं, मेरे पास हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है, उसमें मैंने कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा एनवायरमेंट की और एग्रीकल्चर की। उसमें से हर बार 4 5 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मेन में आता है। जो मेरे पास हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर आपको नहीं लेनी, मैं आपको उसको कंसाइज फॉर्म में नोट्स दूंगा 2025 में, वो एक्स्ट्रा है, करंट अफेयर से एक्स्ट्रा है वो, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके नोट्स में नहीं होगा। पूरे 1 साल आपको ये नहीं मिलेंगे जो चीजें मैं दे रहा हूँ एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट की। एलए क्रॉपिंग है, एलए क्रॉपिंग बार बार आती है न्यूज़पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्रोफोरेस्ट्री में। इज डिफाइंड एज ग्रोइंग ऑफ एनुअल क्रॉप्स विद मल्टीपर्पज पेरेनियल श्रब्स और ट्री। मल्टीपर्पज का मतलब फ्यूल फोडर, फ्यूल फोडर के लिए, फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल हो, फोडर के लिए भी, फीड के लिए भी, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसी में लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी, ये सारी प्रैक्टिस है ना जो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करती है, ग्रीन हाउस गैसेज को कम करती है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, हम नाइट्रोजन कम डाल लें, जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं यूरिया, उससे हमारी N2O वोलेटाइजेशन नहीं होगी, ग्रीन हाउस गैस है पोटेंट। लीचिंग कम होगी पानी में, अंडरग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की। इसका मतलब है INM का मतलब जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल। जुडिशियस यूज क्या होता है, जितनी रिक्वायरमेंट हो वो सॉइल टेस्टिंग के बेस पे। हमें हमेशा केमिकल जो है फर्टिलाइजर्स सॉइल टेस्टिंग के बेस पे डालने चाहिए। हम बताते हैं उसमें आपकी जमीन में कितनी नाइट्रोजन कम है, कितनी फास्फोरस, कितनी पोटाश, और हम लिख के देते हैं कि आपने कितनी डालनी है पेडी में, कितनी शुगर केन में, अलग अलग क्रॉप का अलग अलग है रिकमेंडेशन। तो जुडिशियस इसको कहते हैं, अंधाधुंध नहीं, इनजुडिशियस नहीं। अलोंग विद ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योरिंग, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, समझ गए। देन फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, रेजिंग क्रॉप एंड और लाइफ स्टॉक फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल और अदर। ये कई बार एक लाइन दे देता है एग्जामिनर मेन में, व्हाट इज फार्मिंग, व्हाट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, ये डेफिनेशन काम आएंगे आपको इसमें। देन सिल्वी पास्चर, ये सारे कंसेप्ट दूंगा मैं जितने एग्रो फॉरेस्ट्री के न्यूज़पेपर में आते रहे, ऐसे 10 12 है, ये तो एक इसमें लिखी हुई है। सिल्वी हॉर्टिकल्चर, सिल्वी पास्चर, सिल्वी पास्चर है इज ए कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, क्रॉप्स के साथ साथ फॉरेस्ट्री। जैसे हम जो है फॉरेस्ट क्रॉप्स लगाते हैं, मान लिया बंड्स पे लगा दी, बीच में हम क्रॉप लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि कंपेटेबल है क्रॉप्स के साथ, जो छाया नहीं करते, शेडिंग इफेक्ट कम है, और लेग्यूम है कई तो, उनका लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो ट्रीज प्लस पास्चर और एनिमल, पास्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रो फॉरेस्ट सिस्टम, क्योंकि ग्रेजिंग के लिए चाहिए हमें। अब ये हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट, ऐसे आर्टिकल मैं इसलिए दिए हैं आपको क्योंकि हमारे पास 1 साल है। ये बड़े रिनाउंड जो है इंटेलेक्चुअल्स ने लिखते हैं ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया अभी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ एंड इक्वलिटी टू द राइट टू बी फ्री
ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट आते हैं ना, उसकी मिटिगेशन होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इसमें मैंने क्या क्वेश्चन निकाला आपके लिए, जैसे इन्होंने बताया अभी जो है लद्दाख में सोलर प्रोजेक्ट आ रही है, वो 20,000 एकड़ जो है फ्रेजाइल इकोसिस्टम को खत्म कर देगी, वाइल्ड लाइफ को कर देगी वहां से, यूनिक जो है वहां का पास्चर्स है, खास करके पश्मीना वूल के लिए। और फिर इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है, छारी ढान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, कच्छ में, वहाँ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, और मालधारी वहाँ ट्राइब है, पास्टोरल ट्राइब है, उनका वहाँ गुजारा होता है। वो ये कहते हैं कि ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट आएंगी, ये इनको वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से भी अलग, इम्पैक्ट असेसमेंट से भी सोलर पावर प्रोजेक्ट अलग है, उनको लेनी नहीं पड़ती। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, कि जैसे छारी ढांड कंजर्वेशन रिजर्व पूछ लेंगे प्रीलिम्स में कहाँ है, ये आपके मेन में, जीएस में और एसए में एग्जाम्पल देने हैं इनसे आपने। ये चांगथांग में, लद्दाख में है, चांगथांग है, चांगथांग जो है ना जगह का नाम है। एक लिखा है पावागढ़ सोलर पार्क इन कर्नाटका, वो भी एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग लैंड उससे खत्म होगी, काफी कम होगी हमारी। मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, विंड पावर प्रोजेक्ट है। पावागोडा सोलर पावर कहाँ है, ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आ चुके हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बस्टर्ड के लिए, जीआईबी के लिए, सोलर विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जीआईबी। तो ये आर्टिकल, इस तरह के आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपका एस्से बहुत अच्छा बनेगा, और जीएस पे उसमें भी आएंगे, और प्रीलिम्स में भी मैंने 2-3 स्टेटमेंट निकाल दी। अब ये डेटा पॉइंट में से 10 नंबर का पक्का है आपका क्वेश्चन। आप कहेंगे जी आप सर कैसे कह रहे हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडियाज प्रेस फ्रीडम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज डिक्लाइनिंग रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स। ये एस्से का क्वेश्चन है आपके। अब इंडिया का जो रैंक है 161 से इंप्रूव होकर 159 हो गया 180 नेशंस में, बट इट इज नॉट गुड, फिर भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी कंट्री हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं प्रेस फ्रीडम में। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड का रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने निकाला है, जो कई दिन से जो है इस पे एनालिसिस हो रहा है, इसलिए 10 नंबर का आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया की रैंकिंग मार्जिनल इंप्रूव हुई है, लेकिन आप ये देखिए टेबल में, ये टेबल देखिए, टेबल 2 देखिए पहले। नॉर्वे डेनमार्क, नॉर्वे नंबर 1 पे है, याद रखना है, डेनमार्क 2, स्वीडन 3, ये नॉर्डिक कंट्री सबसे आगे हैं प्रेस फ्रीडम में। इंडिया का 159। आप ये देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक छोटा सा कंट्री है जिसमें कितनी कम फ्रीडम है, वो हमारे से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे। भूटान हमारे से कितना आगे है, श्रीलंका हमारे से बहुत आगे है, पाकिस्तान हमारे से आगे है। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं निडर होके एसए में और जीएस पेपर में। ये टेबल दिखाने का मेरा, ये याद करने का नहीं, ये आपको पता होना चाहिए हमारे से ये 2-3 कंट्री, हमारे जो पड़ोसी कंट्री, मालदीव को हम कितना पिछड़ा समझते हैं, इथोपिया हम कितना इनको बैकवर्ड समझते हैं। अब ये जो इंप्रूव किए हैं 24 में, 19 के बाद कितने कंट्री हैं जिसने कितना इंप्रूव किया है और कितने पीछे गए हैं। अब ये देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दीज आर वेरी बैकवर्ड कंट्री, वी कंसिडर्ड लाइक दैट, वो 145 से 76 पे आ गया। टिमोर लेस्टे छोटा सा कंट्री है, टिमोर लेस्टे 84 से 20 पे आ गया। ये याद नहीं रखने, लेकिन एक ट्रेंड आपने जो लिखना है एसए में, उसके लिए चाहिए ये मटेरियल आपको। और ये ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनकी जो है 5 साल में, ये देखिए पेरू 40 पॉइंट नीचे चला गया, सेनेगल, अब ये देखिए सेनेगल, सेनेगल हमारे से बहुत आगे अभी, हालांकि ये देखिए कितना जो है पीछे चला गया 5 साल में। तो ये देखने के हैं, थोड़ा क्रिटिकली इनको एनालिसिस करने की जरूरत है एसए के लिए। अब ये फॉरेस्ट फायर पे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस है, इसलिए 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फॉरेस्ट फायर के क्या क्या काजेज हैं, व्हाट आर द काजेज, और वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, क्या जो है रिजिलियंस होनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, और होने के बाद जो डिसास्टर मैनेजमेंट फायर का कैसे हो, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, फायर लाइन क्या है, फॉरेस्ट लाइन क्या है। ये सारी टर्म्स कभी भी पेपर में आया नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन ये हमेशा के लिए तैयार है 10 नंबर का आपके लिए। अब ये हिजबुल्ला जो है
कहाँ बेस्ड है? लेबनान में। ईरान बैक्ड है, ईरान बैक कर रहा है इसको, हथियार दे रहा है। इसमें सिंपली मैंने ये निकाला वर्ल्ड पेज में कि शिफरी कोई जगह है, शिफरी। शिफरी इज इन लेबनान, बेका वैली। ये हिजबुल्ला की स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हिजबुल्ला यहाँ रहते हैं और इजराइल पे अटैक करते हैं वहां से। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं निकाल के लाया एक लाइन। वेर इज बेका वैली, सुना ही नहीं किसी ने भी, मैंने भी नहीं सुना था इससे पहले। अब ये हार्ड कॉपी में आता है हिंदू में, स्पॉटलाइट। इतने इंपॉर्टेंट है इसमें, कभी तो सक्सेस स्टोरी सोशल इश्यूज पे, एनवायरमेंट पे, साइंस पे, इतनी सक्सेस स्टोरी है इसमें आती हैं, वो हम नहीं पढ़ते थे अब तक। जब हम लोग पढ़ना शुरू किया है 2023-24 से, जब ये पॉपुलर हुआ स्पॉटलाइट, कोई इसको पढ़ता नहीं था। इसके अंदर मैंने जो है पुलिकट लेक पे मैंने जो है 3 MCQ निकाल दिया आपके। 3 MCQ, 12 स्टेटमेंट, और ऐसी स्टेटमेंट जो जिसमें से आपको 2-3 आती होंगी। एग्जामिनर जो है वो स्टेटमेंट नहीं पूछेगा जो आपको आती है, एग्जामिनर वो पूछेगा 16 जून 2024 में जो आपको नहीं आती और जो न्यूज़पेपर में लिखी हुई है, वो मैंने सारी इसमें से स्क्वीज कर दी। अब ये पुलिकट लेक पे आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ये हार्ड कॉपी में, डिजिटल में नहीं है हिंदू की। इसमें मैंने जो ना जितना आपको पता है वो बताता हूँ पहले। पुलिकट पुलिकट लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेग्यून इन इंडिया आफ्टर चिलिका। चिलिका के बाद सेकेंड है ये, ब्रेकिश वाटर है। आप कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं? पुलिकट एंड कोलेरू में कंफ्यूज करते हैं। मैं करता हूँ, एटलीस्ट मैं पहले करता था। कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट जो है ब्रेकिश वाटर लेक है। ये दोनों स्टेट में है। इसका 60-70% तो है आंध्र प्रदेश में, 20-25% के करीब है तमिलनाडु में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में। ये हमें पता होना चाहिए, ये नहीं पता था हमें। उसके बाद देखिए, द पुलिकट लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल फ्रॉम बाई श्रीहरिकोटा आइलैंड। अब कोलेरू से कंफ्यूज कर जाते हैं हम, कोलेरू में भी ये लाइन लिख देंगे। पुलिकट जो है बे ऑफ बंगाल से श्रीहरिकोटा आइलैंड, तो आपने पता है सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहां से हमें हमारी जो है स्पेस क्राफ्ट उड़ते हैं। फिर वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स लिखा है, इसी में, इसी आर्टिकल में लिखा है 4-5 माइग्रेटरी बर्ड कौन से आते हैं यहाँ पे। यूरेशियन करल्यूस, ओस्टर कैचर्स, ग्रेटर फ्लेमिंगोस। ये 3 तो मैंने इसमें निकाल दिए, 2-3 और लिखे। ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ मंगोलिया, साइबेरिया से। देन देखिए कितने निकाले क्वेश्चन इसके। आप पूछेंगे आपसे, पुलिकट बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे। अब क्या है, तमिलनाडु एक्सपेंड कर रहा है इंडस्ट्रीज को, वहां पे इंडस्ट्रियल पार्क को। तो पुलिकट बर्ड सेंचुरी को डिनोटिफाई करवाना चाहता है तमिलनाडु, बट इट विल बी डिनोटिफाइड विद द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बगैर नहीं हो सकती। तो इसमें यह आया है कि पुलिकट बर्ड सेंचुरी वाज नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बर्ड सेंचुरी है, कोई भी सेंचुरी है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 के एक्ट के तहत नोटिफाई की जाती है, याद रखना। फिर देखिए, इसको थ्रेट मेजर क्या है? इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। फिर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये कंपल्सरी कर दिया वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेनी फ्रॉम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू एस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री और एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनसाइड और विद इन ए 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ एनी प्रोटेक्टेड एरिया। इसके 10 किलोमीटर रेडियस तक परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई इंडस्ट्री लगती है इसके अंदर लगती है तो। फिर देखिए, चारू मसल्स, चारू मुसल्स आर इन्वेजिव टू फिशेज एंड प्रॉन्स इन पुलिकट लेक। पुलिकट लेक में क्या थ्रेट है? दूसरी, चारू मुसल्स, वो फिश और प्राण को खाते हैं। और फिशर्स मैन ने बड़ी शिकायत की है कि हमें जो हमारी फिश कम हो गई है इनकी वजह से, इन्वेजिव है, इनको यहाँ से हटाना जरूरी है। ये भी मेराइन एनिमल्स है, इन्वेजिव। इन्वेजिव मेराइन एनिमल भी होते हैं। फिर देखिए, अडानी काटुपाली पोर्ट, अडानी काटुपाली पोर्ट है वहां पे, वो भी इसके लिए थ्रेट है, पुलिकट जो लेक है। और बर्ड सेंचुरी है, खास करके बर्ड सेंचुरी के लिए वहां 1000 में बर्ड जाते हैं। देन इको सेंसिटिव जोन्स आर नोटिफाइड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
पूछ लेंगे आपसे प्रीलिम्स में, इको सेंसिटिव जोन कौन जो है नोटिफाई करता है? मिनिस्ट्री करती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री एनवायरमेंट की। और अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इको सेंसिटिव जोन एक बफर जोन है इनके आसपास, ताकि उनको लॉस ना हो जाए, उनको डैमेज ना हो एनवायरमेंट का, जो हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड एरिया है, अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब पूछ लेंगे इको सेंसिटिव जोन जो है किसके अंदर नोटिफाई किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से? इट इज अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहां कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको। अब ये हिंदू में जो है वेदर वॉच आता है राइट में एक पेज पे, वेदर वॉच, ये हमने कभी नहीं देखा, हमें लगता है इसमें कुछ नहीं है। लेकिन लास्ट की जो है इसमें क्या 5-7 लाइन देखिए लास्ट की। लास्ट की लाइन, एक तो इसमें ये दिया है पोल्यूटेंट्स इन द एयर, कौन कौन से ये मापते हैं? SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो ये मापते हैं। AQI स्कोर जैसे 283 है, इससे लेते हैं ये SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10। अब इसमें एक चीज और लिखी है, आपने कभी पढ़ी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या नुकसान करती है हमारे शरीर को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या नुकसान करती है, ब्रीथिंग में क्या डिफिकल्टी आती है, ये सारा इसमें लिखा है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस NO2, इसका ये रेस्पिरेटरी इलनेस, ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस कहती है। काजिज एसिड रेन, SO2 भी एसिड रेन करती है, यस, NO2 भी एसिड रेन करती है। और पोल्यूटिंग कोस्टल वाटर्स, कोस्टल एरिया में खासतौर पर। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रोल है हमारी हेल्थ में? इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू क्रिटिकल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड ब्रेन। इतना इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पढ़ा हमने। PM2.5 एंड PM10, इसका क्या रोल है? इरिटेशन ऑफ आइज, नोज, थ्रोट, एलर्जी हो जाती है, लंग इन्फेक्शन हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, अस्थमा का अटैक, हार्ट अटैक आ जाता है अल्टीमेटली, लंग डिजीज। ये हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ये यूपीएससी चाहती है। जो आप रोजाना देखते हैं उसको आप पढ़ते नहीं क्रिटिकली, जो आप रोजाना देखते हैं उसको रोजाना पढ़ते नहीं क्रिटिकली। इसलिए वो जो है आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स की जो मेरिट लिस्ट है 2023 में, 200 मार्क्स में से 75 पे चली गई जनरल कैटेगरी की। अब एक्सप्लेन्ड पेज पे एक्सप्लेन्ड साइंस, एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन्ड पॉलिटी, एक्सप्लेन्ड एग्रीकल्चर, ये आर्टिकल इतने बढ़िया आते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में। रोजाना मैं जो है 3-4 सवाल आपको देता हूँ प्रीलिम्स के, और एक आधा मेन का जरूर आता है। ये हमारी लाइफ लाइन है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता। आपको पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है, लेकिन अभी तो शुरू हुआ तो हमारा 1 साल है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप 1 घंटा जरूर पढ़ो। इस न्यूज पेपर रीडिंग का एक फायदा और हो गया कि मैं जो है सुबह ही बता देता हूँ, ये 10-12 न्यूज है आपकी, निकाल के दे देता हूँ आपको, कटिंग करके दे देता हूँ, उसके क्वेश्चन साथ लगा के आपकी PDF आपके डोर स्टेप पे जाती है आपके नोट्स में। पूरे साल के मान लिया 5,000 क्वेश्चन हो गए आपके, इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। 20,000 स्टेटमेंट होगी, 20,000 स्टेटमेंट करंट अफेयर्स के और स्टैटिक के मिला के, ये क्या आपके पास इतने रिच हो गए आप सबसे रिच हो गए 11 लाख बच्चों में, इंफॉर्मेशन में, करंट अफेयर्स में। अब ये क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन साइंस में, ये बोइंग है, प्राइवेट इनकी जो है कंपनी है USA की, वो एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट का नाम है, स्टार लाइनर। 2 उसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे नासा के, एक तो सुनीता विलियम, एक दूसरे, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद कहाँ कौन सा रॉकेट है? एटलस 5 रॉकेट है, कैनेडी स्पेस सेंटर जो कैप कैनवरल में फ्लोरिडा में है, ये याद होना चाहिए, ये बार बार आता है न्यूज़पेपर में। इस और अब ये कह रहे हैं कि एलन मस्क की जो है एक प्राइवेट कंपनी, इसका नासा की प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है स्पेस एस, ये दूसरी प्राइवेट कंपनी है। अब ये तो इसका जो है इस मिशन की क्या सिग्निफिकेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपका मेन का भी बन गया, प्रीलिम्स में भी आ जाएगा। आपने स्टार लाइनर का क्वेश्चन दे दिया मान लिया 2024 में 16 जून को, 95% बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है स्टार लाइनर क्या है। अंदाजा लगाएंगे, हो सकता है नासा का हो, कौन सा रॉकेट है, कहां से छोड़ा गया है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं मिशन के, क्या मिशन की सिग्निफिकेंस है,
ये इस तरह से आप जो है इसके नोट्स बनाइए आज। अब ये पिछले 10-15 दिन से रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, द मुस्लिम कोटा क्वेश्चन, रोजाना डिस्कस हो रहा है इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में, सभी न्यूज़पेपर में। अब इसमें से जो है ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। ये आपका मेन का क्वेश्चन है, क्या रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है हमारे संविधान में? कौन से आर्टिकल हैं जो इसको अलाउ करते हैं या नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट की क्या स्टैंडिंग है, हाई कोर्ट की क्या है, ये सारा जो है। और अभी तक जो केस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उनमें क्या उनका वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का? सचार कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी, मिश्रा कमीशन ने क्या, पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दी, ये लास्ट के पैरा में लिखा है। आर्टिकल 3341 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखे हैं इसे, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे रंगानाथ मिश्रा कमीशन था, कमेटी थी, उसने क्या सजेशन दी 2007 में। जस्टिस राजेंद्र सचार कमेटी थी 2006 की, उसने क्या रिकमेंडेशन दी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? ये सारा जो है आपका मेन का एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरली बच्चे जब लिखते हैं तो 10 में से 2 नंबर 1 नंबर आता है। इस ऐसे आर्टिकल पढ़ के लिखोगे तो आपके 10 में से 6 से ऊपर आएंगे हमेशा। अब ये मैंने क्वेश्चन बनाया, इसी में लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया मैंने। कैन ए सेकुलर कंट्री लाइक इंडिया हैव रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन? हैव मुस्लिम्स एवर बीन गिवन रिजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी? या एग्जामिनर बदल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रावधान है जो सेकुलर हैं, कंट्री सेकुलर दर्शाता है? या रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन है, जिसमें ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसकी वजह से हमने रिजर्वेशन दी है? सपोज हमने कोई सिख को दी है या बुद्धिज्म को दी है, वो कौन से आर्टिकल में दी है? ये क्रिटिकल जो है आपसे एक्सपेक्ट करता है। आपकी जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन जब होगी जब इस तरह के आर्टिकल मेरे साथ पढ़ोगे आप। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपने मेरी एनकरेजमेंट के लिए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, तो कमेंट देने हैं। इन कमेंट से क्या है, मेरी मैं जो है इंप्रूव करता हूं। और बात देखना, रिजल्ट विल टेल 16 जून 2024 का, 25 मई 2025 का रिजल्ट देखना, रिजल्ट विल स्पीक द ट्रूथ। ये क्या एग्जामिनर पूछता, मैं जो है कि न्यूज से आपको प्रीलिम्स स्कोर मेन का क्वेश्चन जस्टिफाई करूंगा कि ये मेरी न्यूज उस वीडियो में आई थी, वीडियो नंबर इसमें, इस डेट को ये क्वेश्चन आया, ये मैंने बनाया था, एग्जामिनर ने इस तरह से बदल दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस तरह से 2023-24 में ट्रस्ट किया और बच्चों ने रजिस्टर किया और वो फायदा उठा रहे हैं, वो स्ट्रेस फ्री हैं, जीरो स्ट्रेस पे आगे करंट अफेयर में। इसी तरह आप 1 साल इस कोर्स को रजिस्टर करके 1 साल तक आपको जो मटेरियल मिलेगा, आप जो है चकित रह जाएंगे कि यही तो मुझे चाहिए था, आज तक जो मिला नहीं। ऐसा कहेंगे आप, सभी बच्चे ऐसा कहते हैं, पिछले साल के भी ऐसा कहते थे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।